हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 10, यूनिट है बिज़नेस स्टडीज़ और ये कोर्स है पंजाब लेक्चरर कैडरे कॉमर्स के लिए। और सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक बनता है सर्विस सेक्टर और बिजनेसेस, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ना है आज इंश्योरेंस क्या होता है, मेन टर्म्स क्या हैं इंश्योरेंस में, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है और उनकी सब टाइप्स क्या है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आज की क्लास में भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू ही रहेंगे। पहले हम इस टॉपिक की थ्योरी को कवर करेंगे, देन हम उसके 10 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। मैंने आज की क्लास में पीवाईक्यूज़ छांट कर इस टॉपिक में से जो भी आए हुए हैं, यूजीसी नेट में आए हुए हैं, जो भी पंजाब लेक्चरर कैडरे में आए हुए हैं, जितने मेरे को मिले पीवाईक्यू इस टॉपिक के रिलेटेड, वो मैंने आज की क्लास में ऐड किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और बेसिक टर्म पढ़नी हमने इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस होता क्या है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले आपको ये कीवर्ड याद रखना है। इंश्योरेंस क्या होता है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज़ के अंदर होता है। इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? दो पार्टीज़। एक को हम इंश्योरर कहते हैं, दूसरे को हम इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योरर वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। पहला कीवर्ड, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। एक इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी और एक इंश्योर्ड जो पर्सन जो पॉलिसी ले रहा है या फिर पॉलिसी होल्डर बोलेंगे जिसको। इसका मेन पर्पस क्या होता है? रिस्क को शेयर करना, ठीक है। हम लोग अपने आप को इंश्योर क्यों करवा रहे हैं, इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें होने वाली चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है। तो उस हैपनिंग के लॉस से बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि जो हमारा रिस्क है वो शेयर हो जाए, हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। जो भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हुए हैं, उनसे जो भी लॉस हुआ है, वो हमें उनसे प्रोटेक्शन मिल जाए, रिस्क शेयर हो जाए बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन। उसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट टर्म आपने याद रखनी है। पहली है इंश्योरर। इंश्योरर वो कंपनी जो रिस्क कवर करती है आपके लिए, ठीक है। जैसे LIC हो गया, HDF हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपके लिए इंश्योर करती हैं, आपको इंश्योरेंस देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन है जिसका रिस्क कवर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने अपना LIC पॉलिसी करवाई है तो मैं अपना रिस्क कवर कर रही हूँ उस LIC पॉलिसी से। प्रीमियम वो मॉनेटरी कंसिडरेशन या फिर अमाउंट है, वो चीज़ है प्रीमियम, जो पैसा आप लोग पॉलिसी में डालते हो रेगुलरली या फिर लमसम, ठीक है। जैसे LIC में क्या होता है, हम रेगुलरली पेमेंट पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, प्रीमियम बोलते हैं उसको, या फिर कई लोग तो लमसम पे कर देते हैं, कई लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस लेने के लिए, अपने आप को इंश्योर करवाने के लिए। नेक्स्ट है पॉलिसी। दोनों पार्टीज़ के बीच का रिटन एग्रीमेंट या फिर कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट, उसे हम पॉलिसी बोल लेंगे। नेक्स्ट है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड क्या होता है? वो मैक्सिमम कंपनसेशन अमाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म के दौरान लॉस होने पर देने का प्रॉमिस करता है। मतलब कंपनी, मान लेते हैं ये A है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये B है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। इसने इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी ली और उसके लिए एक सम अश्योर्ड हुआ, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जब ये पॉलिसी पीरियड के अंदर अगर उस पर्सन को, B पर्सन को कोई भी नुकसान होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी हैपनिंग होती है, तो वो 1 लाख तक का इंश्योरेंस उस कंपनी से ले सकता है। मैक्सिमम कंपनसेशन अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता जो एग्रीमेंट में बोला गया, तो इसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। अब आ जाओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है ओब्रीमाइफिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके इसमें क्या चीज़ें आती हैं, बट इसके अदर नेम्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस टर्म से पूछा जाए, इस टर्म से नहीं पूछा जाए, तो दोनों याद रखने हैं। ओबरमाइफिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, लॉस ऑफ रिकवरी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, कॉज प्रॉक्सिमा, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ठीक है, ये सब हम 7 प्रिंसिपल्स हैं मेनली, सातों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस पे क्या होता है, बोथ पार्टी मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ट्रूथफुली। जैसे पर्सन ए है, ये इंश्योरर कंपनी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पर्सन बी। ठीक है, अब इंश्योरर कंपनी का भी ये ऑब्लिगेशन बनता है कि इसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन बी को बतानी है पॉलिसी के रिगार्डिंग, कुछ भी छुपाना नहीं है। और बी का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर इसको पहले से ही कोई डिसीज़ है, क्रॉनिक डिसीज़ है जिसके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा है, तो इसको ये डिस्क्लोज़ करना है इसको पहले से कोई डिसीज़ तो नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रूथफुली हर एक फैक्ट इन्होंने एक दूसरे को बताना है कि अगर ये पहले से बीमार चल रहा है और ये चीज़ इसको पहले से पता है कि फ्यूचर में मेरे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि इसको क्रोनिक डिसीज़ है कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर इसने ये चीज़ें पहले नहीं बताई इंश्योरर कंपनी को। तो ए चाहे बी, इंश्योरर कंपनी चाहे फिर पॉलिसी होल्डर, दोनों को एक दूसरे की सभी बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर कोई भी चीज़ छुपाई जाएगी, रेलेवेंट फैक्ट्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उस पॉलिसी में, अगर वो नहीं बताया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अगर कोई हार्ट पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपाकर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें पहले ही डिस्क्लोज करनी होती है इंश्योरर कंपनी को, और इंश्योरर कंपनी का भी ये ऑब्लिगेशन बनता है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, वो पॉलिसी होल्डर को बताई जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर्ड पर्सन का सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि अगर उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया या फिर प्रॉपर्टी या फिर गुड्स, उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट मैटर सेफ रहने पर प्रॉफिट सेफ्टी हो और डैमेज होने पर डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ का। ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो अपनी फ्रेंड की बाइक का, तो उससे आपका तो कोई लेना देना नहीं है, तो आपका खुद का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए अगर आप उस चीज़ की पॉलिसी ले रहे हो या फिर उस चीज़ को इंश्योर्ड करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एमसीक्यू के लिए। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, टाइमिंग ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज़ मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। मान लेते हैं कि आप बी का लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो पर बी तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, बी का उस टाइम पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है जब वो पॉलिसी करवा रहा है। क्लेम के वक्त अगर वो हो या ना हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो लाइफ इंश्योरेंस इसने इसीलिए करवाया ना कि इसकी हेल्थ, इसकी लाइफ इंश्योर्ड हो सके या फिर इसके फैमिली वालों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो अगर बी फ्यूचर में नहीं रहा तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा उसकी फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा, बट ये चीज़ होना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बी क्लेम के वक्त वहाँ पे हो। ठीक है, नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, मस्ट एग्जिस्ट व्हेन बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड द टाइम ऑफ लॉस। अगर आप मान लो आप अपने प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, बिजनेस में वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप उन प्रोडक्ट्स का क्या करवा रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो, फायर इंश्योरेंस करवा रहे हो कि अनसर्टेनिटी तो कभी भी हैपन हो सकती है, तो अगर इन केस मेरी फैक्ट्री में कुछ आग वगैरह का सीन होता है तो मैं अपने गुड्स को तो इंश्योर्ड करवा लूँ, तो आपने इनको इंश्योर करवाया। उस टाइम पे जब आपने पॉलिसी ली तब भी ये गुड्स होने चाहिए, और जब उस टाइम पे लॉस हुआ, जब ये आग लगी, तो तब भी वो गुड्स जिनको इंश्योर्ड करवाया है वो उस चीज़ में होने चाहिए। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में भी यही चीज़ अप्लाई होती है, जब लॉस और डैमेज हुआ है तब एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, लॉस रिकवरी। इंश्योरर का एम इंश्योर्ड को एग्जैक्ट सेम फाइनेंशियल पोजीशन पर लाना होता है जो लॉस से पहले होती है। ठीक है, इंश्योरर कौन होता है, वो कंपनी जिसने पॉलिसी की, और इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जिसने पॉलिसी ली, इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर। अब इंश्योरर का मेन एम मान लेते हैं, वही एग्जांपल ए और बी,
ए का मेन एम क्या होगा, अगर इसको अनसर्टेनिटी से कोई भी लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो अनसर्टेनिटी से पहले जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे बी था वहीं पे ए को उस बी को लेके आना पड़ेगा। ये मेन एम होता है इंश्योरर कंपनी का, समझे। नेक्स्ट है पर्पस। इंश्योरेंस से प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्चुअल लॉस रिस्टोर किया जाता है। इंश्योरेंस से जो पैसा मिला उससे प्रॉफिट नहीं बनाता इंश्योर्ड पर्सन, सिर्फ उतना लॉस कवर करता है जो उसको नुकसान हुआ, ठीक है, उसको लॉस उतना रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस से। एक्सेप्शन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है क्योंकि ह्यूमन की लाइफ मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती, इसलिए फाइनेंशियल लॉस को रीस्टोर करना और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता। आपने ये बात ध्यान रखनी है एमसीक्यू पॉइंट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एग्जामिनर फंसाता है क्वेश्चंस में कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कौन से इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होगा, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस पर, क्योंकि किसी भी इंसान की मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज। अब कोज प्रॉक्सिमा क्या होता है, जब लॉस के पीछे मल्टीपल कोजेज हों, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई नुकसान हुआ उसके पीछे एक रीज़न नहीं है, उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, तो सबसे नियरेस्ट और डायरेक्ट कोज को देखा जाएगा, ठीक है। देखो, अगर फैक्ट्री में आग लग गई, ये आपका वेयर हाउस था जिसमें आपने जो सामान रखा था वो इंश्योर्ड करवाया हुआ था। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्जामिन करेंगे कि आपका जो ये नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो उन्होंने 2-3 कॉजेज़ निकाले, ठीक है, मान लेते हैं 3-4 कॉजेज़ निकाल लिए उन्होंने कि इस वजह से भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हो सकता है, या फिर गलती से माचिस की तीली का इस्तेमाल हुआ है, तो इन रीजंस की वजह से। बट जो सबसे डायरेक्ट कॉज दिखाई देगा ना, उसके बेसिस पे आपको इंश्योरेंस कवर्ड होगा। अगर नियरेस्ट कॉज पॉलिसी में कवर्ड है तभी क्लेम मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी डैमेज हुआ, मानो आप, ये है ए, ये है बी, और ये भी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, ये भी बात आपने ये ध्यान रखनी है, और ये है सी, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया आपका, जो किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से हुआ। ए क्या है, इंश्योरर कंपनी है। जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ वो ए ने आपको दे दिया, ठीक है, ए ने आपको दे दिया, इंश्योरर कंपनी ने दे दिया। अब ए आपकी जगह पे स्टेप इन करेगी, वो सी से डिमांड करेगी नुकसान का, ठीक है। आप इसमें से निकल जाओगे, आपको अपना क्लेम मिल गया। उसके बाद जो भी आपका नुकसान हुआ जिस भी चीज़ का और जिसकी वजह से हुआ, वो अब इंश्योरर कंपनी और वो थर्ड पार्टी देखेगी और इनको इनसे क्लेम लेने का हक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखो, कंपनसेशन पे करने के बाद इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के सैल्वेज और थर्ड पार्टी क्लेम करने का लीगल राइट ले लेता है, ठीक है। थर्ड पार्टी से अपना क्लेम लेने का, उस भी किसी भी सामान का जो भी नुकसान हुआ, अब जिसकी वजह से हुआ वो उसको पे करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी देखिए, अब वो थर्ड पार्टी देखे, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उस चीज़ से बाहर हो, आपका क्लेम मिल गया आपको। और ये एप्लीकेबल होता है जनरल इंश्योरेंस पर, मतलब कि मरीन इंश्योरेंस है, जो फायर इंश्योरेंस है, जो एक्सीडेंटल लॉस है, उन पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, नॉट लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर इंश्योर्ड ने एक ही प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, मान लो ये बी बंदा, ये पॉलिसी होल्डर था, इसने अपनी किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से करवा लिया, मान लो ए से भी करवा लिया, सी से भी करवा लिया, डी से भी करवा लिया। अब अगर लॉस हुआ तो उसको ए, सी और डी तीनों नहीं देंगे अलग अलग कि जितना लॉस हुआ उतना उतना तीनों दें, नहीं, ये प्रो राटा के बेसिस पे मिलता है, शेयर के बेसिस पे, ठीक है। मैं एग्जांपल करवाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने ऐड किया PYQ का। तो लॉस होने पर सभी कंपनीज प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे शेयर करेंगी, ना कि पूरा पूरा। इंश्योर्ड डबल कंपनसेशन नहीं ले सकता, जो बी है वो हर किसी से अलग अलग इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकता, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जनरल इंश्योरेंस पर ही अप्लाई होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इवेंट एक्सीडेंट के वक्त लॉस को रोकना या कम करने के रीजनेबल स्टेप्स ले, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना इंश्योरेंस के लेता है। मान लो
अब ए इंश्योरेंस कंपनी है, बी पॉलिसी होल्डर है, इसने फायर इंश्योरेंस करवाया अपने वेयर हाउस का, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स रखता था। अब वहाँ पे लग गई आग। अब ये इसको पता मैंने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ये तो आराम से बैठ जाएगा कि नुकसान होता हो जाए मेरे को तो मेरा क्लेम मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बी को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो वही स्टेप्स ले जिससे वो आग को कम कर सकता है, आग को रोक सकता है और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि मेरा तो क्लेम मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसको जितने भी रीज़नेबल स्टेप्स लगते हैं उस वक्त कि मेरा लॉस कम हो सकता है, उसको वो स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मेनली दो तरह के ही होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। दो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डाला जाता है। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें हमने पढ़ना है टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ, एंडोमेंट इंश्योरेंस, मनी बैक इंश्योरेंस एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पढ़ ही लेते हैं एक बार हम इसमें ब्रीफली। जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है, प्योर लाइफ कवर फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, नो सर्वाइवल बेनिफिट्स, ठीक है। पूरी की पूरी लाइफ कवर की जाती है आपकी स्पेसिफिक टर्म के ऊपर, सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं मिलते। होल लाइफ इंश्योरेंस पे क्या होता है, प्रोवाइड्स कवरेज फॉर एंटायर लाइफ इंक्लूड्स सर्वाइवल बेनिफिट्स, इतना ही डिफरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोमेंट इंश्योरेंस में कवरेज मिलती है स्पेसिफिक टर्म मतलब स्पेसिफिक पीरियड की विद द सर्वाइवल बेनिफिट्स, समझे। यहाँ पे स्पेसिफिक मान लेते हैं कि आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया अपना सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए और आपको कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो ये कौन सा होगा, ये होगा टर्म इंश्योरेंस। बट आपने पूरी इंटायर लाइफ जितना भी है, आप जितना टाइम भी जीवित रहोगे उतने टाइम का लाइफ इंश्योरेंस करवाया जिसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स भी इंक्लूड है, तो वो होल लाइफ इंश्योरेंस होगा। एंडोमेंट इंश्योरेंस कौन सा होगा, जिसमें स्पेसिफिक टर्म मतलब मान लेते हैं 5 साल के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया विद सर्वाइवल बेनिफिट्स, तो वो एंडोमेंट इंश्योरेंस होगा। नेक्स्ट है मनी बैक इंश्योरेंस। यहाँ पे इसमें क्या आता है, यहाँ पे आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलती है कुछ कुछ इंटरवल के बाद कि आप अपना चेकअप करवा सको, आप अपनी मेडिसिन वगैरह ले सको, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो पॉलिसी के ख़त्म होने के बाद मिलेंगे। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट इन मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट। आपको एक तो लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा प्लस जितने भी मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। आगे है जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पे प्रोटेक्शन और डैमेज मिलता है प्रॉपर्टी और हेल्थ का, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है फैमिली को, ठीक है। अब यहाँ पे फायर इंश्योरेंस, यहाँ पे लॉस कवर होता है जो भी फायर से लगा हो, लाइटनिंग से लगा हो या फिर एक्सप्लोजन से लगा हो। मरीन में यहाँ पे डैमेज कवर होता है गुड्स, शिप और फ्रेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट बाय सी, जब आप सामान भेज रहे हो सी के थ्रू, एयर और लैंड के थ्रू, तो जो हमारा डैमेज हुआ है, अपना नुकसान हुआ है गुड्स में, शिप्स में या फिर फ्रेट में, तो वो मरीन इंश्योरेंस में है। मोटर इंश्योरेंस में कौन से लॉस आएंगे, वो लॉस कवर किए जाएंगे जो व्हीकल के डैमेज और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की वजह से हुए हैं, मतलब एक्सीडेंटल लॉस वगैरह। नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह पे की जाएंगी। यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस में प्रोवाइड की जाएगी कंपनसेशन अगेंस्ट एक्सीडेंट, इंजरी और डिसेबिलिटी। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से जो अगर आपको इंजरी हुई, चोट हुई, उसका मिलेगा। डिसेबिलिटी हुई कि आपकी अगर एक हाथ टूट गया या फिर एक टांग टूट गई, मतलब जो आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी हुई उसकी वजह से हो या फिर डेथ हुई। लायबिलिटी इंश्योरेंस में इसमें क्या होता है, लीगल लायबिलिटी कवर की जाती है किसके लिए, इंजरी, डैमेज और लॉस कॉज टू अदर, जो भी नुकसान तीसरे बंदे को हुआ। मिसलेनियस में आ जाएगा, अदर कवर्स आ जाएंगे इसमें, बर्गलरी, थेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सेट्रा, जो भी अदर आपने इंश्योरेंस करवाए होंगे अपनी आइटम्स के, जैसे फ़ोन के, लैपटॉप्स के, कंप्यूटर के, वो इसमें आ जाएगा। थेफ्ट वगैरह भी इसी में जाता है। की टेक अवे क्या है, लाइफ इंश्योरेंस इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड सिक्योरिंग द फ्यूचर। लाइफ इंश्योरेंस में हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, बट जनरल इंश्योरेंस में हम एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं। ये कीवर्ड्स आपने याद रखना है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर कुछ हैपनिंग हो जाती है तो बंदा तो उस टाइम पे अब नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो
फैमिली है वो पीछे से सिक्योर हो जाएगी, तो उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। बट जो जनरल इंश्योरेंस है वो हम एसेट्स का करवाते हैं, चीज़ों का करवाते हैं, जैसे लैंड का, अपने व्हीकल्स का, अपने मोबाइल फ़ोन्स का, इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर स्पेसिफिक सम अश्योर्ड देने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिक सम, मान लो आपने पॉलिसी करवाई 1 लाख की, तो आपको 1 लाख देने का प्रॉमिस करता है। तो ये या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ पर या फिर पॉलिसी पीरियड कंप्लीट मैच्योर होने पर, विच एवर इज अर्लियर। मान लो एक पर्सन है बी, ठीक है, इसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया 5 साल का। अब इसको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कब मिलेगा? या तो 5 साल ख़त्म हो गए या फिर 5 साल के बीच में इसकी डेथ हो गई, और जो भी टाइम पीरियड जल्दी होगा, मतलब विच एवर इज अर्लियर। मान लो इसकी 4 साल ख़त्म होने पर इसकी डेथ हो गई, तो 4 साल ख़त्म होने पर पहला अर्लियर टाइम है, मतलब पहले हो गई इसकी डेथ, मैच्योरिटी पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ था पॉलिसी का, तो इसको उस टाइम पे ही पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेजर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये हमने वैसे पढ़ लिया, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म पॉलिसी, ये हमने पढ़ लिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रीमियम लाइफ लॉन्ग पे होता है और सम एश्योर्ड सिर्फ पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनीज़ को मिलता। ठीक है, एंडोमेंट में क्या होता है? कवरेज अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब मान लो 20 साल के लिए होता है। मैच्योरिटी सर्वाइव करने पर पॉलिसी होल्डर को या पीरियड के बीच डेथ होने पर नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। ठीक, 20 साल का उसने करवाया, 20 साल के बाद उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर अगर 20 साल के बीच उसमें डेथ हो गई तो उसके नॉमिनीज़ को पैसा मिल जाएगा। मतलब इतना याद रखना, एंडोमेंट में स्पेसिफिक कवर होता है। टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान है, अगर टर्म के दौरान डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मिलता है, मैच्योरिटी पर 0 रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने या फिर लोएस्ट प्रीमियम मिलता है। मान लो किसी की पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो उसको पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा उनके नॉमिनीज़ को, पर मैच्योरिटी होने पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसने सर्वाइव कर लिया तो मैच्योरिटी होने पर कुछ भी नहीं मिलता। एन्यूटी पॉलिसी, इसमें पेंशन होता है, इंश्योर्ड लमसम अमाउंट पे करता है और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करता रहता है और इसको पेंशन मिलती रहती है और ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 या 2 से ज़्यादा लाइफ्स को कवर करती हैं, एग्जांपल पार्टनर या फिर मैरिड कपल। सिंगल डेथ पर पूरा सम एश्योर्ड पेबल होता है, और मान लो ए और बी स्पाउस हैं, इसमें से ए की डेथ होगी तो जो भी सम एश्योर्ड था वो बी को मिल जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस, इसमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है। ठीक है, फायर इंश्योरेंस आएगा, यहाँ पे डैमेज कवर्ड होता है बाय फायर से, ये नॉर्मली 1 साल का होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ लॉस। ये मैंने अभी पहले बताया कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब वो चीज़ जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है वो पॉलिसी के टाइम पे भी और डैमेज होने के टाइम पे भी मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस, ओशन और सी ट्रांसपोर्ट के दौरान जो भी गुड्स, शिप या फिर फ्रेट के रिस्क होते हैं उसको कवर करता है। इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं, हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस में हम शिप और वेसल का डैमेज कवर करते हैं, कार्गो में हम गुड्स, जो भी शिप के अंदर वो गुड्स भेजे जा रहे हैं उसका कवर करते हैं, फ्रेट में हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस और फ्रेट चार्जेस के लॉस को कवर करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जिकल कॉस्ट, ये सब कवर होता है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर इंडिया में मैंडेटरी है। ये बात याद रखना कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर की जाती है इंडिया में। ऑन डैमेज कवर ऑप्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट की डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ वर्सेस इंश्योरेंस। आई होप आपको ऊपर दिए गए सभी इंश्योरेंस क्लियर हो गए होंगे टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दी जाती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है? एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बट जनरल इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट टाइमिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी होना ज़रूरी है। पॉलिसी के बाद अगर वो नहीं भी रहा
तो भी उनको क्लेम मिल जाता है नॉमिनीज़ को, बट ये दोनों टाइम पे होना चाहिए। एग्जाम्पल फायर। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म होता है 5 से 30 साल, यहाँ पे 1 साल का होता है जनरली। मेयरमेंट ऑफ लॉस, यहाँ पे लॉस को मेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती ह्यूमन की, यहाँ पे फिक्स होता है। सरेंडर वैल्यू पेड ऑन अर्ली एग्जिस्ट, जो भी चीज़ अर्ली होगी, मैच्योरिटी या फिर पर्सन की डेथ, जो भी पहले होगा उस टाइम पे उसको पे कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम करते हैं इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। आई होप आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है पंजाब लेक्चरर कैडरे का और पीजीटी लेवल का। ये पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज लॉस। कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें ये बताया गया है कि इंश्योर्ड जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योरेंस क्लेम से प्रॉफिट नहीं बना सकता अपने लॉस का। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई करना। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो पोजीशन लॉस से पहले थी पॉलिसी होल्डर की, वही पोजीशन रिकवर हो जाए, ना कि प्रॉफिट बनाना। नेक्स्ट है पंजाब लेक्चरर कैडरे और यूजीसी नेट कॉमर्स में आया था ये क्वेश्चन। इन फायर इंश्योरेंस व्हेन मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट। कहते हैं फायर इंश्योरेंस के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब एग्जिस्ट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी लेते समय होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ लॉस, या फिर सिर्फ लॉस के टाइम पे होना चाहिए, या दोनों टाइम पे होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ लॉस। तो दोनों पे होना चाहिए। जब आपने पॉलिसी ली तब भी वो चीज़ होनी चाहिए, और जब उस चीज़ का नुकसान हुआ तब भी वो चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। इधर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी नहीं, डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि सिर्फ हमारा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब जो बंदा अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, वो पॉलिसी लेते समय होना चाहिए, बट बाद में है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता। मरीन इंश्योरेंस में लॉस होने के वक्त होना चाहिए, फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त भी लॉस के टाइम पे भी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ये भी पंजाब लेक्चरर कैडरे और पीजीटी कॉमर्स का है। द लीगल टर्म उबरी में फैजी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों को एक दूसरे को अपनी सारी बातें बतानी है। जो भी लीगल टर्म्स है, जो भी कंडीशंस है, वो कंपनी भी बताएगी पर्सन को, और पर्सन भी बताएगा कंपनी को अगर उसको कोई भी डिसीज़ है, कोई भी पहले से बीमारी चल रही है उसके साथ, वो सब चीज़ें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उप्रीमई फैटी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब है दोनों पार्टीज को सारे मटेरियल फैक्ट्स बिना कुछ छुपाए डिस्क्लोज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब लेक्चरर कैडरे और मास्टर कैडरे। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता? तो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि हम इसमें फाइनेंशियल लॉस को पता नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी इंसान की फाइनेंशियल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इंसान की कोई भी मॉनिटरी वैल्यू फिक्स नहीं की जा सकती, इसलिए लॉस को एग्जैक्ट मेजर करना नामुमकिन है। हैंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है पंजाब लेक्चरर कैडरे और पीजीटी लेवल का। अगर ये इफ़ अ पर्सन गेट्स हिज बिल्डिंग इंश्योर्ड, अगर एक पर्सन है उसने अपनी बिल्डिंग इंश्योर्ड करवाई है अगेंस्ट फायर विद 2 इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी ए से उसने 2 लाख का लिया है, कंपनी बी से उसने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया है, और उसका बिल्डिंग पे आग लग जाती है, तो उसको लॉस होता है 60,000 का। अब ये दोनों से 60,000 नहीं ले सकता। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, प्रो राटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखना है, इन्होंने पूछा है कि कंपनी ए कितना पे करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मल्टी इंश्योरेंस है तो हम प्रो राटा के बेसिस पे करेंगे। रेशियोज निकाल लो पॉलिसी की। इसमें ए से कितना लिया 2 और बी से कितना लिया 4, रेशियो कितनी आएगी 2 लाख। रेशियो निकालनी आती है 2 लाख और ये होता है 4 लाख। ठीक है, तो ये सब जीरोज एक दूसरे से कट जाएंगे, 2:4 आ जाएगा, 2 फिर 1 कट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो 1:2 आ जाएगी हमारी रेशियो। कंपनी ए का शेयर कितना आएगा, कितना लॉस हुआ 60,000 का लॉस हुआ। ठीक है, टोटल कितना शेयर है 1 + 2 कर दोगे 3। निकालना कितने पे है हमने 1 पे, क्योंकि ए का कितना शेयर है 1। इसको आप कट करोगे आपके पास 20,000 आएगा। ऐसे ही आप बी का भी निकाल लोगे। आई होप आप ये चीज़ आपको समझ आई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 20,000।
नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछा गया था, पंजाब लेक्चरर कैडरे में भी पूछा गया था। मरीन इंश्योरेंस के अंदर पॉलिसी कवर्स लॉस ऑफ डैमेज कॉज टू शिप इटसेल्फ इज नोन एज हल इंश्योरेंस। जब शिप का नुकसान कवर किया जाता है और उसको इंश्योर्ड करवाया जाता है शिप या फिर वेसल को, तो वो हल इंश्योरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हल इंश्योरेंस में वेसल को करा जाता है, कार्गो में हम सामान को करते हैं, फ्रेट में हम शिपिंग चार्जेस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब लेक्चर कैडरे और यूजीसी नेट का द राइट ऑफ इंश्योरर टू स्टेप इनटू द शू। कहते हैं इंश्योरर को तब राइट दिया जाता है कि वो इंश्योर्ड के जगह पे आके डैमेज को कवर करे थर्ड पार्टी से आफ्टर सेटिंग द क्लेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्रोगेशन। तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, ए बी और सी। ए इंश्योरर है, बी इंश्योर्ड पर्सन है, सी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बी को नुकसान हुआ। बी ने इंश्योरेंस करवा रखा था, ए से क्लेम ले लिया, अब बी यहाँ से हट जाएगा, ए बी की जगह पे आके सी से क्लेम लेगा। ठीक है, तो ये लीगल है, इसको हम सब्रोगेशन बोलते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हमने थ्योरी प्लस PYQ को कवर किया है। आई होप आपको पूरा इंश्योरेंस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर आपको इन क्लासेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।